Hello, Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 11 आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, जो हमने कल स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं वो जाकर जल्दी से प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के नाम से, तो आपको वहां पर चैप्टर 1 और साथ ही साथ चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 में आज हम आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमने कल मौलिक अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अधिकारों का घोषणा पत्र और मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार पढ़ लिया था। ठीक है, उसके आगे का कंटेंट हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास एक अच्छा एंड क्वालिटी कंटेंट पहुंचता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2 जो है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो उसमें हमने आप लोगों के अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, हमें आवश्यकता क्यों है अधिकारों की, और फिर हमने मौलिक अधिकार का टॉपिक शुरू कर लिया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के टॉपिक में सबसे पहले हमने समानता के अधिकार को पढ़ लिया था। सबसे पहली बात तो चलो ये जान लेते हैं, मौलिक अधिकार से ही एक बार से रिवाइज करके शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं, ये संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जो मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि मौलिक का मतलब होता है बेसिक, यानी जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 6 हैं। लेकिन पहले ये जो थे वो कितने थे, 7 थे, है ना। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। ठीक है, उस समय संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब हमारे जो कानूनी अधिकार हैं वो कितने हैं बेटा, वो सॉरी, अब जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, वो 6 हैं। ठीक है, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था समानता का अधिकार, और साथ ही साथ मैंने समानता और समता के बीच में आपको डिफरेंस भी बताया था। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो हम समानता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 14 से 18। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका जो नेक्स्ट है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहले अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। आपको पता है लोकतंत्र के क्या, एक इंसान को भी अच्छा जीवन जीने के लिए उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर उसको किसी भी कार्य को करने की आजादी नहीं होगी तो फिर एक तरीके से उसको मतलब वो जीवन ही कहाँ जी रहा है, अगर आजादी नहीं है तो उसके पास, है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो विरोध वाले विचार ही क्यों ना हो, आप वो विचार रख सकते हैं। चाहे वो सरकार के बारे में हो, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हो, आपके विचार जो भी हैं आप उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास है। ठीक है, अनुच्छेद 19 की पहली स्वतंत्रता ये। उसके बाद दूसरी है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, देखो शांतिपूर्ण आप प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं ना, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना हथियार के, बिना मारपीट के, बिना हिंसा के आप इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभा और संघ बना सकते हैं या संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी तीसरी स्वतंत्रता है। चौथी स्वतंत्रता क्या है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, आपके पास आजादी है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। पहले क्या था, कश्मीर के लिए ये चीज फॉलो नहीं होती थी क्योंकि कश्मीर पर को पहले कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। लेकिन जब से ये धारा 370 हटी है उसके बाद से आप पूरे भारत में अपनी मर्जी से आजादी से कहीं पर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा क्या है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी आपको है। ठीक है, रह भी सकते हैं और बस भी सकते हैं वहाँ पर। कोई भी व्यापार, पेशा या आजीविका चुनने की आज़ादी। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या है, आज़ादी है कि आप क्या जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी आप ऑक्यूपेशन चूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना कैरियर जिस भी ऑक्यूपेशन में बनाना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे आपको पता है कि पहले क्या था, वर्ण के आधार पर कार्य बटे हुए थे कि आप इस वर्ण से हैं तो आपको यही काम करना है, आप उस वर्ण से हैं तो आपको यही काम करना है। लेकिन अब चीजें जो है वो बदल गई हैं। ठीक है, अब चीजें क्या बदल गई हैं कि वर्ण के आधार पर पेशा चुनने वाला जो काम है वो
अब नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। ठीक है, 19 अनुच्छेद 20 में है ये। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी और किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है बेटा कि आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने कोई कानून ना तोड़ा हो। ठीक है, आप अगर कोई कानून तोड़ेंगे तभी आपको अपराधी माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कोई अपराध किया है, आपका अपराध सिद्ध हो गया, तो उस अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिल सकती है। ठीक है, एक ही बार सजा मिलेगी और आप अपने लिए, खुद के लिए, मतलब आप अपने खिलाफ गवाही दें, इसके लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, लोगों को ऐसा मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आपको आपके खिलाफ, मतलब आपको अपना जुर्म कबूल करना है। अगर लीगली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। मार पीट कर या कैसे भी हम किसी से उसका जुर्म नहीं कबूल करा सकते। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो अपना गुनाह बताए, अपना गुनाह स्वीकार करे, ठीक है, अपने खिलाफ गवाही दे, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, जब तक उसका मन करे वो अपने जुर्म को छुपा सकता है। ठीक है, अपने अपराध को छुपा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में है। तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता है हर एक व्यक्ति को, जब तक कोई कानूनी, मतलब केस, कोई सुनवाई ना आए उसके खिलाफ कि भाई इसने ये अपराध किया है, इसीलिए इसके जीवन जीने की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसकी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, तब तक हम किसी की प्राइवेसी को नहीं छीन सकते, ना ही उससे जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसको छीन सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिली है कि भाई उसको फांसी की सजा देनी है या जो भी देना, तो हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से किसी की प्राइवेसी या किसी के जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, इसके अलावा इसके तहत अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A क्या देता है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। पहले शिक्षा का अधिकार भी कानूनी अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये जो क्या है, अब ये भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका अनुच्छेद 22, इसमें क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंदी के संरक्षण। ठीक है, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कोई गुनाह करा है, कहीं पर आप देखते हैं ना पुलिस वगैरह आती है, लोगों को पकड़ कर ले जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाके आपको जेल में डाल दिया ऐसे ले जाकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले क्या होता है, 24 घंटे तक उसे थाने में ही रखा जाता है। ठीक है, थाने में रखा जाता है। अगर कोई आ गया, वहां पर ही सुलह हो गई, चीजें ठीक हो गई, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन 24 घंटे के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है पुलिस को। ठीक है, अगर पुलिस उसको ऐसा नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो फिर वो गलत है एक तरीके से, है ना। तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उसका गुनाह बताना होता है कि उन्होंने क्या किया है। और साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि हम ले गए मजिस्ट्रेट के सामने, अपनी बात रख दी, नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने हम जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, साथ ही साथ जो अपराधी है या जिसको लेकर गए हैं वो लोग, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, एक वकील दिया जाता है। ठीक है, सरकारी वकील दिया जाता है और वो अपनी पसंद के, या फिर वो खुद भी चाहे तो किसी वकील को हायर कर सकता है अपने लिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस है और ये स्वतंत्रता सबके पास है। ठीक है, और अगला जो है, अब तो आपको मैंने बता दिया अनुच्छेद कहाँ से लेकर था, ये आपका 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, 19 से लेकर 22, जिन 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 20 में आपको अपराध से संबंधी दी गई है कि स्वतंत्रता आप जब तक चाहे अपने अपराध को छुपा सकते हैं या आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें 21 में शिक्षा का अधिकार है और 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है आपका, है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 से 24 की अगर बात करें तो ये अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को शोषण से बचाता है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण नहीं होगा, किसी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। तो ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, तो इसका कमजोर वर्गों के साथ जो शोषण हो रहा है ना, उन्हें उस शोषण से बचाने के लिए इस अधिकार को
मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहला अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो मनुष्यों, इसमें क्या है, व्यापार, मानव व्यापार और जबरन श्रम पर रोक। ठीक है, पहले क्या होता था, जबरदस्ती लोगों को खरीदा बेचा जाता था गुलाम बनाकर, है ना, गुलामों का एक बाजार होता था जहां पर गुलामों की बोली लगाई जाती थी, ये सब चीजें थी। ठीक है, और लोगों को खरीद कर बेचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ना काम करने के लिए भेज दिया जाता था, उनकी जीवन की स्वतंत्रता सब कुछ उनसे छीन लिया जाता था। तो इस चीज की समाप्ति की गई अनुच्छेद 23 में। मनुष्यों की खरीद बिक्री और बिना मजदूरी दिए जबरन काम कराना, जैसे बेगार या बंधुआ मजदूर, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए। ठीक है, बंधुआ मजदूरी वगैरह जो लोगों से कराई जाती थी, खरीद बेचा जाता था उन्हें, बिना पैसों के उनसे काम करा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज को क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाल श्रम पर रोक। ठीक है, बाल श्रम पर रोक, चाहे बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी, बाल मजदूरी, तो वो क्या है, वो भी बंद कर दिया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम, कारखाने, खदानों में काम पर लगाने पर सख्त पाबंदी है। ठीक है, क्या कि 14 वर्ष से उम्र के जो भी कम बच्चे हैं, 14 वर्ष तक तो शिक्षा फ्री करी हुई है, तो आप 6 से 14 साल तक आप शिक्षा ग्रहण करो, उसके बीच में अगर आप काम कर रहे हैं या जो काम आपसे करा रहा है, ठीक है, जबरन करा रहा है आपसे कोई भी खतरनाक काम, तो उसको इसके लिए क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये चीज अलाउ नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में। इसके अलावा अगला जो आपका, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 23-24, जो सबसे पहले जबरन भर्ती वगैरह वाले को रोकता है और बाल श्रम को रोकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो भारत, आपको पता है जैसे कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ इसीलिए यहाँ हर नागरिक को धार्मिक आजादी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, सर्वोपरि धर्म नहीं है जिसको वो सब कुछ मानेगा, जिसकी वो सारी बात मानेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि उसके लिए सारे धर्म बराबर है, धर्म के आधार पर वो कोई पक्षपात नहीं कर रहा किसी के साथ, और सबको सबका धर्म मानने की आजादी देता है ये। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो है आपका अनुच्छेद 25 की सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप जिस धर्म को चाहें मानना, जिस धर्म का पालन करना चाहें, जिसका प्रचार प्रसार करना चाहें, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का आपको अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मतलब आप कोई धार्मिक संस्था अगर खोलना चाहते हैं, जिस भी धर्म से आप संबंधित है, तो आप उसे खोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, धार्मिक करों से मुक्ति, अनुच्छेद 27। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या है, धार्मिक करों से मुक्ति, यानी कि जैसे आपको पता है पहले के समय पर जजिया कर वगैरह लगाया जाता था, जजिया कर जो मुसलमान शासकों द्वारा लगाया जाता था गैर मुसलमानों के ऊपर, कि आप अगर मुसलमान नहीं तो आपके संरक्षण के लिए हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करों को, धार्मिक करों को समाप्त कर दिया। जैसे कि आपने फ्रांस के समाज में देखा होगा, वो लोग चर्च को टैक्स दिया करते थे, तो ये सब चीजें पूरी तरीके से खत्म कर दी। सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिससे किसी धर्म का प्रचार हो रहा हो, प्रसार हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, अनुच्छेद 28 क्या है कि कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देगा। ठीक है, कोई भी स्कूल हो, कुछ हो, वहां पर आपको किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म आदि किसी भी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, पूरी तरह सरकारी पैसे से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या है आपको याद रखनी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 से 28, जिसमें 25 में आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, 26 में आप क्या है, आपको स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, 27 में है कि आपके ऊपर कोई भी धार्मिक कर नहीं लगेगा, 28 क्या बोलता है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके जो अगला अनुच्छेद है वो क्या है, अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30, और अगला आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका 5वां मौलिक अधिकार है, इसमें क्या है, ये अधिकार मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए हैं। ठीक है, ये किसके लिए हैं कि जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं या जो संस्कृति हैं। ठीक है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो
तो सबका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए सबका संरक्षण हो, कोई भी ऐसा महसूस ना हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है ना, तो ये सब चीजें कोई भी ना सोचे। इसीलिए हमने मौलिक अधिकार दिया है लोगों को, क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जहां पर भी उनके बेनिफिट की बात आएगी हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है, भारत के नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आप भारत में रहते हैं, आपकी जो भी भाषा है, चाहे वो भाषा आपके छोटे से एरिया में ही बोली क्यों ना जा रही हो, ठीक है, आपकी जो भी लिपि, आपकी जो भी संस्कृति है, आप उसको पूरी तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं। ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान आपको देता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या है, आपको शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। कैसे शिक्षण संस्थान, जहाँ सभी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार है। सरकार सहायता देते समय इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, आप अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर कोई शैक्षणिक संस्थान या शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको सहायता देगी। ठीक है, और आपको आपको खोलने भी देगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये धार्मिक प्रचार वगैरह ना करें, बस संस्कृति को बचाने के लिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा जो आपका है वो क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ठीक है, तो जो पहले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा और शैक्षणिक संस्थान खोलने का आपको अधिकार देता है। ठीक है, अगला क्या है, जो आपका 6th है। ठीक है, 6th और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मौलिक अधिकार है, ये मान लो कि बाकी के 5 मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको ये मौलिक अधिकार ना दिया जाए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, और इसी अधिकार को, मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया है, संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस मौलिक अधिकार को या किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको क्या दी है, संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, उसके बाद बात करें कारण क्या है, कारण क्यों बनाया है इसको, हृदय और आत्मा क्यों कहा है या क्यों इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं। यदि ऊपर दिए गए 5 अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे सरकार करे या कोई व्यक्ति, तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, अगर ऊपर के 5 अधिकारों का उल्लंघन उसका हो रहा है, ठीक है, तो क्या है, उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है। ठीक है, जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कुछ 5 विशेष आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें हम रिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो रिट क्या है आपकी, देखते हैं। हाँ, सबसे पहले न्यायालय द्वारा दिए गई 5 रिट है। सबसे पहली जो रिट है जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद अगली है आपकी परमादेश। ठीक है, उसके बाद है निषेधाज्ञा या प्रतिषेध। उसके बाद है अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण लेख। ठीक है, ये आपके 5 जो हैं वो रिट हैं। ठीक है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे आपको अगर देखा जाए तो हाँ, वैसे आ जाता है ये क्वेश्चन, तो समझ ही लेते हैं इनको ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि बंदी को कोर्ट में के सामने पेश किया जाए और गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो नाम से पता चल रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जिसको बंदी बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने रखना। ठीक है, तो जिसको बंदी बनाया गया है उसको सामने रखना। ठीक है, उसको प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगर पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो उसको अपने पास ही रखें, उसको अपनी मर्जी से जेल में बंद कर दें, उसको कैद करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा और उसका जुर्म भी बताना पड़ेगा, उसका अपराध भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या अपराध किया और किस लिए आपने उसको बंदी बनाया है। और अगर
गलत होने पर कोर्ट उसे तुरंत आज़ाद कर देता है। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने जो बताया वो वैलिड रीज़न नहीं था उसको गिरफ्तार करने का, तो कोर्ट क्या करता है, उसको आज़ाद कर देता है, उसको बाहर मतलब उसको रिहा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि कोर्ट जो है पुलिस को आदेश देते हैं कि बंदी को हमारे सामने पेश करो, उसका बताओ कि आपने क्यों उसको बंदी बनाया है। ठीक है, अगला है आपका परमादेश। परमादेश क्या होता है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करती, जिससे किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश देती है। क्या बोला मैंने कि कोई भी सरकारी अधिकारी या संस्था जो है, मान लो वो काम नहीं कर रही है, जो उसका काम है वो उसको कर नहीं रही है ना, और जिससे कि नागरिकों का के अधिकार भी छीने जा रहे हैं, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कह सकता है, उस सरकारी संस्थान को कह सकता है कि भैया आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्य ना करने से बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आदेश देना उन सरकारी संस्थानों को जो काम चोरी कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, जिसको हम बोलते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे उस मामले पर कार्यवाही करने से रोक देती है। मान लीजिए कि आपको पता है कि सबके कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं, निचली अदालत का अपना कार्यक्षेत्र है, सबके अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आपकी लोअर कोर्ट है वो ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही है, ऐसे मामले को देख रही है जो उसका है ही नहीं, जो किसी अपर कोर्ट का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिसकी होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो उसको मना कर सकती है, उसको कि आपको यह आपका मामला नहीं है। ठीक है, और आप इस पर सुनवाई या आप इस पर कार्यवाही ना करें। ठीक है, तो उसकी कार्यवाही पर रोक लगा सकती है निचली अदालत के। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो कोर्ट उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहा है। संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर उसे पद छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई जगह आप देखते हैं ना कि जैसे फ्रॉड तरीके से कोई पद ले लेते हैं, सरकारी पद ले लेते हैं पैसे वैसे भर के, है ना, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में केस किया जा सकता है। तो कोर्ट उससे पूछेगी किस तरीके से आपने ये पद हासिल किया। अगर कोर्ट को लगा कि ये पद जो है वो गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया है, ठीक तरीके से हासिल नहीं किया गया, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ आया। अगला है आपका उत्प्रेक्षण लेख। तो जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार के या कानून के खिलाफ जाकर कोई फैसला सुना देती है, तो ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द करके मामले को अपने पास मंगा लेती है। ठीक है, मान लीजिए कोई निचली अदालत है जिसने क्या किया, जिसने ऐसा फैसला सुना दिया जो उसके अधिकार में था ही नहीं, या जो कानूनी तौर से ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस फैसले को रद्द करके कोई भी ऊपरी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्या कर सकती हैं, उस मामले को अपने अंडर ले सकती हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको। पहला क्या है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि क्या है कि आपको किसी को अगर गिरफ्तार किया पुलिस ने तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा परमादेश। परमादेश क्या है कि एक हम क्या आदेश देंगे कि कोई भी सरकारी अधिकारी या संस्थान काम नहीं कर रहा है तो आपको काम करना है। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका निषेधाज्ञा, जिसमें क्या है कि निचली अदालत को बोला जाता है कि आप क्या है, आप ऊपरी अदालत के मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, इसके अलावा अधिकार परीक्षा क्या है, कोर्ट जो है वो किसी भी अधिकारी से जो किसी पद पर बैठा है उससे पूछ सकती है कि आपका जो ये पद है ये ठीक तरीके से है या नहीं है, मतलब आप कानूनी तौर पे हैं या नहीं है, और अगर आप वो नहीं है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उत्प्रेक्षण लेख में क्या है कि अदालत जब बिना अधिकार के कोई फैसला सुना देती है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं होता तो उसको रद्द कर दिया जाता है ऊपरी अदालत द्वारा, और उस पर दोबारा से सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो अभी हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिर हम थैंक यू करते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के कंटेंट के साथ। ठीक है, चलो।